तो अब एक और स्पेशल केस देख लो लैटीट्यूड एंगल का। लैटीट्यूड एंगल की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। देखो तुम्हें पता है डेरिवेशन हर चीज़ की हो सकती है, पर देखो कभी कभार रुक जाना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का एब्सर्ड प्रूफ ज़रूरी नहीं है। तो पांचवा स्पेशल केस देखो क्या, इफ़ लैम्डा इज़ द एंगल ऑफ लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का एंगल है ये, पता है ना तुम्हें लैटीट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड है ना, क्या होते हैं फिक्स? लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड। इक्विडिस्टेंट कौन होता है? अर्थ के कर्वेचर की वजह से क्या चेंज होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लॉन्गिट्यूड या लैटीट्यूड ये बताना है आप लोगों को। किसका लैटीट्यूड ज़्यादा होता है, इक्वेटर का या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, ये बताओ। चलो छोड़ो। इफ़ लैम्डा इज़ द एंगल ऑफ लैटीट्यूड एंड लैटीट्यूड ऑफ अर्थ एंड डेल विद द डिप एंगल। तो देखो इनके बीच में भी रिलेशन है और आपको रिलेशन याद रखनी है ना। हाँ सर, याद रखनी पड़ेगी। रिलेशन क्या है? डेल है हमारा एंगल ऑफ लैटीट्यूड और डेल है हमारा डिप एंगल। फिर इनके बीच में क्या रिलेशन थी? मेरे हिसाब से ऐसी थी, 10 डेल बाई 10 लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये थी। ठीक है, डेल आपका एंगल ऑफ लैटीट्यूड हो गया, और नहीं, लैम्डा आपका एंगल ऑफ लैटीट्यूड हो गया, डेल आपका डिप एंगल है। तो आपका बनता है 10 डेल इज इक्वल टू 2 10 लैम्डा। याद रखना यार, क्या जा रहा तुम लोगों का, है ना, प्लीज़ याद रख लेना। और इसके बाद कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। 6 जो हमारी अर्थ होता है ना, तो हमने पॉसिबल थ्योरीज देखी थी कि अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप हुआ। तो उसमें तो एक तो ये था कि नीचे मोल्टन लावा होता है और एक फिक्सियस मैग्नेट डाला था। एक और थ्योरी है कि अर्थ के ना, अगर आप, ये रियलिटी भी है, अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसियस आइंस का, चारों तरफ ना, एटमॉस्फेयर के भी बाहर बहुत सारा गैसेज आइन का क्या है, संचार होता है, मोशन होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल, टेरा अर्थ होता है, टेरा ना, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, देखो जैसे मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ मैग्नेटिज्म भी नहीं है, वहाँ कंपास काम ही नहीं करता, बड़ा अजीब सा करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है भाई। तो द वैल्यू ऑफ अर्थ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो एटमॉस्फेरिक है। अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है वो जनरली होती कितनी है, बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, और होनी भी चाहिए, नहीं तो ग्रेविटी एनोमली आ जाएगी। लगभग कितनी होती है? 2 × 10⁻12 टेस्ला होती है। और हम लोग इतने भी आगे जा चुके हैं कि हमारी जो मिल्की वे है उसकी भी हमने निकाल चुके हैं। एंड दैट ऑफ मिल्की वे, जो हमारा मिल्की वे है उसकी भी हम लोग निकाल चुके हैं। मिल्की वे की इससे भी कम है, लगभग कितनी है? मिल्की वे की होनी चाहिए, नहीं, अर्थ की होनी चाहिए 10⁻⁻5 होनी चाहिए। ये गलत है यार, ये फैक्ट फिगर कभी याद होंगे, कभी मत करो यार, उसके लिए गूगल है। ठीक है, बस 100 लाने चाहिए एसेंस कंसेप्ट। तो अर्थ की इतनी है और इसकी है 2 × 10⁻12 टेस्ला, ये है। अब ना एक बहुत अच्छा सा हमें पैटर्न दिखता है, जैसे ऑरोरा बोरेलिस होता है। ठीक है, और असम में जो मार्शियल लैंड है वहाँ पे हमें ग्लोब ऑर्ब्स दिखते हैं, कलरफुल ऑर्ब्स होते हैं, गोले गोले से ना, उन्हें ऑर्ब्स दिखते हैं। ऑर्ब्स मतलब लाइट सोर्स दिखते हैं, वो चलते हैं ऐसे स्वाम्पी एरिया में। ठीक है, इन्हें घोस्ट लाइट भी कहते हैं। तो सारे इसी की वजह से होता है, साइंटिफिक रीज़न है, मैग्नेटिज्म एनोमली की वजह से होता है। जैसे हम अर्थ की सरफेस से 30,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो अर्थ की जो हमारा मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत तेज़ी से फॉल करता है, लगभग कितना 10 लाख यूनिट कम हो जाता है, 10⁻⁻6 टेस्ला रह जाता है। और जैसे हम इतना ऊपर जाते हैं, जो सन की एनर्जी रेज होती हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे आयंस होते हैं और वो हमारी अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिज्म के जो पोल्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से 30,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक तो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो होता है टेरेस्ट्रियल, वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जो सन की रेज़ होती हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं, आयंस लाती हैं। कोरोना नहीं, उसे क्या बोलते हैं, हाँ कोरोना से रिलेटेड ही बोलते हैं उसे, डिस्चार्ज तो नहीं बोलते,
सोलर कोरोना ऐसी कुछ चीज़ बोलते हैं उसे ना, सोलर फ्लेयर टाइप का, तो वो आ जाता है। तो वो जो आयंस है वो हमारे अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक पोल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और इसका हमने एक ग्राफ प्लॉट करा है, तो हमें तरह तरह के अलग अलग लाइंस मिलती हैं मैग्नेटिक ग्राफ में, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे नोट लिख लेना, अबव और नियर 30,000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से 30,000 किलोमीटर ऊपर, अबव और नियर 30,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द मैग्नीट्यूड of terrestrial magnetic field falls sharply, बहुत तेज़ी से गिरता है। और जनरली होता कितना है, लगभग 10⁻⁻⁶ टेस्ला होता है। नाउ वहाँ पे किसका बोलबाला रहता है, अर्थ के फ्लेयर का। अर्थ का फ्लेयर जानते हो तुम लोग, अर्थ का फ्लेयर क्या होता है, ठीक है, सोलर विंड बोलते हैं उसे ना। नाउ इसको अब हम इसमें कैसे जोड़ें, हाँ, तो लिख लेते हैं बियॉन्ड दिस द सोलर विंड इंटरफेयर विद द नेचुरल डाइपोल मोमेंट या पोल्स ऑफ अर्थ, इंटरफेयर करती है नेचुरल डाइपोल मोमेंट या अर्थ के पोल के साथ, कौन, सोलर विंड, ठीक है, ये चीज़ है। अब इंटरफेयर मतलब डिस्टर्ब करते हैं। नाउ हम ये लिख सकते हैं कि सोलर विंड जो है, सोलर विंड contains high energy ions। सोलर विंड में हाई एनर्जी आयंस होते हैं। ये हमारी उसकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब करते हैं। कैसे, ये जो आयंस हैं ये मूव कर रहे हैं, तो आगे पढ़ोगे तुम बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी आयन जो है मूव करता है तो अपने चारों तरफ वो करंट लूप बना देता है, जिसकी वजह से उसका अपना मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। या ये कोई चार्ज कैरिंग पार्टिकल है, अगर ये अर्थ के पोल्स की तरफ आएगा भी तो उसमें अट्रैक्ट या ट्रैप हो जाएगा। तो कंटेन्स हाई एनर्जी आयंस विच गेट्स एंट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, एंट्रैप इनटू दी पोल्स ऑफ अर्थ विच रिजल्ट इन, एक बहुत अच्छा सीनिक व्यू बनता है, जैसे ऑरोरा बोरोलिसिस होता है, ऐसे नॉर्दर्न लाइट्स होता है, वैसे विच गेट्स एंट्रैप इनटू द पोल्स ऑफ द अर्थ विच रिजल्ट इन स्पेक्टेकुलर बोल सकते हैं, विच रिजल्ट इन स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एक सीनिक व्यू बनता है इसकी वजह से, ठीक है, स्पेक्ट्रम टाइप का। अब हम क्या करते हैं, इसी के बाद वो बताया था आपको मैग्नेटिक मैप्स बनाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मैप्स ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ के टेरेन, ज्योग्राफी, लैंडस्केप की वजह से बहुत सारे वेरिएशन है उसमें, तो अलग अलग तरह की हम पे मैग्नेटिक एनोमलीज आती है, वेरिएशंस आते हैं, तो उनमें भी हमने कुछ सिमिलैरिटी या कनेक्ट करना शुरू करा है, कनेक्टिंग द डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करा है। कैसे, तो देखो, मैग्नेटिक मैप्स आर यूज टू ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अब इसमें हमें कुछ चीज़ पता चली है, वेरियस लाइंस आर फॉर्म्ड,
बहुत तरह की लाइंस बनी हैं इस मैप में, हम बहुत तरह की लाइंस बनाते हैं और वो कैसे हैं, दो चीज़ों को सिमिलरिटी दिखाने के लिए। जैसे पहली है आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक, आइसो मतलब सेम होता है, गोनिक ग्रीक वर्ड होगा, क्या होगा इसका मतलब? देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होती है ना एक चीज़, तो दो प्लेस जिनके एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है, अब ज़रूरी ना वो पास पास हो, अलग अलग पोल्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो दो प्लेसेस जिनके एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, सेम है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम आइसोगोनिक लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोगोनिक लाइन्स क्या है? दोज लाइन्स विच joins two places having same angle of declination, सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम थीटा बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। अब ऐसा समझ गए आप, सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा, एक बार सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, एक बार सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक बार जीरो डिक्लिनेशन होगा, तो ऐसे तरह तरह की हमने लाइन बना रखी है, ठीक है। तो पहली तो आपने डिस्प्ले देख लिया किस चीज़ का है, आइसोगोनिक लाइंस का है। अब दूसरा देखो, मीज़ोगैमिस्ट आइसोगोनिक लाइंस। इसके बाद है इसी के भाई एगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस। क्या होता है एगोनिक लाइंस? दोज लाइंस, ऐसी लाइंस, मैप की है ये सारी, असली में थोड़ी है, मैप में बना रखे हैं, जैसे तुम असली में कॉन्टिनेंट का वो बना रखे हैं ना तुम लोगों ने ऐसे, ठीक है, वैसे। तो दोज लाइन विच जॉइंस एनी टू प्लेसेस हैविंग सेम डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिप एंगल, डिप एंगल सेम है तो एगोनिक बोलेंगे, डिक्लिनेशन एंगल सेम है तो आइसोगोनिक बोलेंगे। अब ऐसे और भी हैं, 3 4 और भी हैं, तीसरा चौथा। तो एगोनिक लाइंस के बाद आप देखोगे आइसोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होती हैं आइसोक्लिनिक लाइंस? देखो तो आइसोक्लिनिक लाइंस वही है कि दोज लाइंस विच जॉइंस एनी टू प्लेसेस हैविंग जीरो डिप एंगल। ऐसे दो प्लेस को जोड़ना जिन दोनों का ही डिप एंगल कितना है, जीरो है। डिप एंगल कितना है? जीरो है। डिप एंगल पता है ना क्या होता है कि वहाँ पे अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे कहाँ पाई जाएगी? आपको पता है इक्वेटर में पाई जाएगी, देखा था ना आपने, जैसे मेडिटेरेनियन हो गया, मेडिटेरेनियन जो है वहाँ पे पाई जाएगी। वेस्ट एशिया, दोज लाइन विच जॉइंस एनी टू प्लेसेस हैविंग जीरो डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और आखिरी आप पे जो चीज़ है उसको बोलते हैं आइसोडायनेमिक, आइसोडायनेमिक। यहाँ पे ऐसे दो प्लेस को जोड़ना है जिनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो दोज लाइंस विच जॉइंस एनी टू प्लेसेस हैविंग सेम horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सेम हो, ऐसे दो प्लेस को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? आइसोडायनेमिक लाइन। चलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो वही है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट्स देखे थे तो यहाँ पे भी देखेंगे। तब हम पे चीज़ है न्यूट्रल पॉइंट्स।
इन मैग्नेटिक फील्ड में जो न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा है, ठीक है, और आपको पता है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी। मैं कैसे ऑब्जर्व करूँगा? कंपास की मदद से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इसे मैं ट्रेस करूँगा, ठीक है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है कि व्हेन वी ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ मैग्नेट, जब हम किसी मैग्नेट के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपास की हेल्प से, तो कभी कभार ना एक अजीब सी चीज़ आती है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे भी यहीं से ट्रेस करके, वो मैग्नेटिक फील्ड दो कारण की वजह से है। एक तो इस मैग्नेट की अपनी वजह से जो ये मैग्नेटाइज होगा, और दूसरी जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों असर डालती है और उनका ही सम मिलता है हमें, ये बात है, विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, ठीक है। सो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करके जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली उसकी बात कर रहा हूँ। सो द मैग्नेटिक फील्ड thus obtained is the resultant of, ये रिजल्टेंट होती है, इज द रिजल्टेंट ऑफ, किस किस चीज़ का रिजल्टेंट है ये? एक तो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, पहली बात तो इसका है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, और ये वेरी करती है विद दी, इसको मैं इधर ले गया और एंगल भी बनाया, प्लेस और पोजीशन और ओरिएंटेशन के साथ ये वेरी करेगी, ठीक है। ये वाली कौन सी? मैग्नेट की खुद की, ठीक है, जो मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरीज करती है किस किस के साथ? प्लेस के साथ वेरी करेगी, पोजीशन के साथ वेरी करेगी, और जो जिस एंगल में हम रख रहे हैं इसे, तो ओरिएंटेशन एंगल के साथ वेरी करेगी। और दूसरी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो फिक्स रहती है एट अ पॉइंट या प्लेस। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अर्थ की ज्योग्राफी में अलग अलग तरीके की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की इंटेंसिटीज़ हमें मिलती है, जैसे पोल में अलग मिलेगी, इक्वेटर में अलग मिलेगी, बट किसी एक सर्टेन प्लेस में तो फिक्स ही रहेगी ना, वहाँ पे तो चेंज नहीं होगी। तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम कंपास की मदद से किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता लगाना चाहते हैं कि उसकी ट्रेसिंग कैसी है। जब वो पता लगा लेंगे तो हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। अब वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो हम कंपास और मैग्नेटोमीटर या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की मदद से निकालेंगे, किसी की भी मदद से निकालें, और भी बहुत से हैं, ओइस्टेड एपरेटस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी मदद से निकालें, तो वो दो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा। जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दो का रिजल्टेंट होगा, एक तो अर्थ की और एक इस मैग्नेट की खुद की, ठीक है। मैग्नेट वाली चेंज होगी, कैसे रखा हुआ, ऐसे 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 ऐसे, कहाँ रखा हुआ, ऐसे, और ये तो फिक्स रहती है किसी उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब होता क्या है कि एट सम पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स में क्या होता है, देखो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे हाथ में नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो कुछ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इज़ जस्ट इक्वल इन अपोजिट ऑफ, तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, इज़ जस्ट इक्वल इन अपोजिट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है। कुछ पॉइंट्स में जो हमारी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के एच क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लगभग क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा क्या, मैग्नेटिक कंपास यहाँ कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पाएगी भाई, ये होगा, ठीक है। तो नाउ यही तो दोज पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट is just
इक्वल एंड अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, सच दैट, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो B ऑफ मैग्नेट ये इधर आएगा माइनस H, कितना आएगा, 0 आएगा। तो इज ए नोन एज न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। यहाँ पे मैग्नेटिक निडल जो है स्टैंड स्टिल रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, उसमें नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, यह है। तो हेयर इनको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे ये दोनों बराबर होती है ना, हेयर मैग्नेटिक निडल ऑफ कंपास है ना, तो मैग्नेटिक निडल जस्ट स्टैंड स्टिल ऐसी रहती है, मतलब उस पर फोर्स नेट और टॉर्क नेट, जबकि दोनों बराबर नहीं होते, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 0 के बराबर होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके लिए भी हमारे कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है, मान लो जब, देखो इसमें पहला केस क्या है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो उसी डायरेक्शन में हो जहाँ जोग्राफिकल नॉर्थ हो, तो क्या आएगा, या कहाँ मिलेगी, एक्सियल में मिलेगी या इक्वेटोरियल में मिलेगी, या मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ के टर्म्स में बोल रहे हैं और जोग्राफिकल साउथ में हो तो कहाँ मिलेगी, इक्वेटोरियल में या कहाँ मिलेगी, तो ऐसे कुछ हमने बना रखे हैं। तो इसमें देखो क्या है, अगर हमें मिल भी गया न्यूट्रल पॉइंट तो वहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है, न्यूट्रल पॉइंट के अंदर भी 2 कंडीशन है, क्या कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टूवर्ड्स जोग्राफिकल साउथ, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है या मैग्नेटिक एक्सिस है उसका जो साउथ है उसकी तरफ, इस टूवर्ड्स जोग्राफिकल साउथ। कैसे लिखते हो, साउथ लिखते हो, नीचे यहाँ पे क्या लगाते हो, जोग्राफिकल लगाते हो, ये तो तुम लोगों को पता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा एक्सियल लाइन में, लाइज ऑन, ये सारा हमने एक्सपेरिमेंटली करा है, इज लाइज ऑन न्यूट्रल पॉइंट ऑफ मैग्नेट। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और यहीं पे जोग्राफिकल साउथ है, ठीक है, जोग्राफिकल साउथ, तो ये देखो ये दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट यहीं कहीं मिलेगा, ये रहा वो न्यूट्रल पॉइंट, कौन सी लाइन है ये, एक्सियल लाइन है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसका जो आप निकाल सकते हो ऐसे, कोई भी न्यूट्रल पॉइंट आप ले लो, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एट ईच न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ के हर एक न्यूट्रल पॉइंट में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हमारी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। एक एक्सप्रेशन भी बना रखा है इसके लिए, अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हो, क्या है, μ0/4π आप जानते हो, 2 आप जानते हो, m आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, d आपका डिस्टेंस होता है इससे, ठीक है, यहाँ से सेंटर से d डिस्टेंस होता है, और नीचे वही आएगा। हम ये नहीं मानेंगे कि अभी बार मैग्नेट क्या शॉर्ट है, क्योंकि ये चीज़ हमारी मैक्रो टर्म्स में भी लग सकती है, माइक्रो टर्म्स में भी लग सकती है, तो हम नीचे d² - l² लिख लेंगे, ठीक है, ये करा ही था, तो d² - l² का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब आपको पता है इसके बाद डाइपोल शॉर्ट होता है, तो d इज़ वेरी ग्रेटर देन l कर लेते हैं, चलो ये हो गया। अब इसमें एक दूसरा कंडीशन भी है, एक तो ये याद रखना, इसमें एक दूसरा कंडीशन भी है, वो क्या है दूसरा कंडीशन, वो आप लोग देखो, दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टूवर्ड्स जोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, मतलब नॉर्थ जोग्राफिकल, तो न्यूट्रल पॉइंट ओ लाइज ऑन न्यूट्रल पॉइंट नहीं, लाइज ऑन एक्सियल लिखना है यहाँ, ठीक है, ठीक कर ही दिया होगा तुमने, चलाक हो तुम, एक्सियल लिखना है यहाँ,
नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ, देन न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट, इक्वाटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट पे लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये तुम्हारा मैग्नेट है और जो इसका नॉर्थ पोल है वो ये मैग्नेटिक एक्सिस है तुम्हारी, है ना, और ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस होगी, जोग्राफिकल एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे जोग्राफिकल साउथ है, इसके साथ ये इंक्लाइन हो रहा, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पाया जाएगा। ये कौन सी लाइन है, इक्वाटोरियल लाइन है, यहीं पे आपका न्यूट्रल पॉइंट पाया जाएगा। इसके लिए मान लो एट एवरी न्यूट्रल पॉइंट या फॉर एवरी न्यूट्रल पॉइंट या फॉर एवरी ईच न्यूट्रल पॉइंट आपके लिए क्या होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 है तो वो अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी। आपको पता है अब क्या आता है, इक्वाटोरियल μ0/4π 2md की जगह md आता है। ठीक है, ये आपको पता है। और नीचे क्या आता है, d² + l² की पावर कितना, 3/2 याद है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम टेंजेंट लॉ जो है मैग्नेटिज्म में उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज के लिए पढ़ लो, कोर्स में तो है नहीं। यहाँ आपका डायग्राम आ जाएगा और यहाँ हम टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को ना दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं। ठीक है, किसी भी मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं बिटवीन टू सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक सोर्स तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा या तो बार मैग्नेट हो सकता है या करंट कैरिंग लूप हो सकता है। तो क्या होता है, मैग्नेट फिर एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, इक्विलिब्रियम है एक्चुअली ये। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म कुछ और नहीं है कि बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बारे में बताता है। मैं तो इसे बोलूँगा ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ इन मैग्नेटिज्म, इक्विलिब्रियम लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे आपका वहाँ था ना इक्विलिब्रियम लॉ इन वेक्टर, वैसे ये इक्विलिब्रियम लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या बोलते थे वहाँ इक्विलिब्रियम लॉ को, याद आया तुम्हें कुछ? इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता था वहाँ पे, भूल गए ना, लिमिट्स थ्योरम होती थी ना, याद है वो चीज़ है इक्विलिब्रियम लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखो इसका स्टेटमेंट कैसा है, वहाँ पे आपका डायग्राम होगा, एक मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, दो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, यहाँ पे बन रहा होगा थीटा एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखना डायग्राम को, मैग्नेट होगा, दो फोर्सेस लग रहे होंगे, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ, मैग्नेट को हम जब सस्पेंड करें अंडर, इंग्लिश का हो गई, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड अंडर अ कंबाइंड एक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जिसमें पहली, और दोनों यूनिफॉर्म होगी, है ना, टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखना, जगह नहीं है तो नीचे यूनिफॉर्म लिख लेना, दोनों यूनिफॉर्म होगी, जिनकी स्ट्रेंथ एक तो F होगा, F हम अपने मन से मान लिया हमने F। ठीक है, जनरली F क्या होता है, F मैग्नेटिक फील्ड होता है, F एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। F एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या करंट कैरिंग लूप। एक F मान ली और तुम यू कैन प्रिडिक्ट, बहुत इंटेलिजेंट हो, दूसरी G होगी। G जनरली अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ BE, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों को हम परपेंडिकुलर रखेंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। तो इट सीम्स, ये दिखता है कि द मैग्नेट विल
कम टू रेस्ट। रेस्ट में आना मतलब दोनों फोर्सेस जो लगेंगे एफ और जी की वजह से वो बैलेंस हो गए, है ना। मैग्नेट का अपना जो ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा, ठीक है, आपको पता ही है बहुत वीक होता है, वो 10⁻41 टाइम्स होता है अपना। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म भी 37-31 टाइम्स होता है। द मैग्नेट विल कम टू रेस्ट मेकिंग एंगल। रेस्ट मतलब आपको पता है इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मेकिंग एंगल थीटा, और थीटा एंगल किसके साथ बनाएगा, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ विद एच, एच के साथ बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाएगा। अब इसमें एक सच दैट क्या होता है, एफ जो है हमारा और एच जो है हमारा वो बराबर होता है tan थीटा के। एफ बाई एच इज़ इक्वल टू tan थीटा, या हम बोल सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू एच tan थीटा, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू एच tan थीटा, ये आता है आप पे। अब ये इसका डायग्राम आप लोगों ने देख लिया। एक मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एफ और एच परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और हम मैग्नेट को ऐसे रखेंगे, ये हमारा मैग्नेट है। कुछ समय बाद देखो ये एक स्टेट आ गई इसकी स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट के बाद ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ये जो इसकी एक्सिस होगी, ठीक है, या जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो थीटा एंगल बनाएगा। यहीं से ये कंडीशन आई एफ इज़ इक्वल टू एच tan थीटा। डायग्राम ठीक से देखना, फोर्सेस बैलेंस करके देखना, बातें समझ में आ जाएगी। अब ये जो टेंजेंट लॉ है इन मैग्नेटिज्म, ये कुछ और नहीं है, ये लिमीज थ्योरम के जैसा ही है जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये मैग्नेटिज्म का किसी बार मैग्नेट के लिए इक्विलिब्रियम लॉ है। दो से ज़्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेंगी तो उसमें ध्यान रखना है कि एक तो अर्थ की होनी चाहिए नेचुरल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा या तो आपका मैग्नेटिक लूप होगा या आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो आपका बार मैग्नेट है वो होगा, या करंट लूप होगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ ये याद रखना, बेसिकली ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इसमें आप एक टेंजेंट लॉ देख लो, मैग्नेटिज्म में जो आता है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, वो तो आपने देख लिया। अब आप टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देख लो, और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बहुत अलग है। याद रखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मैग्नेट फिक्स होते हैं और कॉइल रोटेट करती है। याद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होती है और कॉइल रोटेट करती है तो उस पर टॉर्क लगता है। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉइल फिक्स होगी और मैग्नेट रोटेट करेगा, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल है, कॉइल मूव कर रही है, मैग्नेटिक पोल फिक्स हैं। और यहाँ पे हम अब जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ने जा रहे हैं उसे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसका मतलब कॉइल फिक्स है और मूव कर रहे हैं मैग्नेट, तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक डायग्राम आ जाएगा, देख लेना कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आपका डायग्राम आ जाएगा छोटा सा, और हम हेडिंग लगा लेते हैं यार, जो हमारी है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, बस ये उसी पे वर्क करता है। अभी छोटी सी मैं बात बताऊंगा इसकी। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, या इसको हम मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेट मूव करता है। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है तो ये छोटे से छोटे स्मॉल करंट को डिटेक्ट या मेज़र करेगा, है ना। ये है, यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कैसा है ना, क्या क्या चीज़ें हैं आप समझो। तो देखो सिंपल सी बात है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि पहले इसके वर्क वो देखते हैं किसके लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रिक करंट, छोटे इलेक्ट्रिक करंट को ही मेज़र करता है। उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल वही है, बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ, वर्किंग इज़ बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ। ये जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है मैग्नेटिज्म में, उसमें वर्किंग इज़ बेस्ड अपॉन किस पे, टेंजेंट लॉ पे, टेंजेंट लॉ पे बेस है ये। मतलब यहाँ पे वही होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही होंगी और जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल होगी वो उसके साथ थीटा एंगल बनाएगी, तो ये कंडीशन आएगी एफ बाई एच इज़ इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये चीज़ है टेंजेंट लॉ पे। अब देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या है, पहले ये समझ लो। यहाँ लिखता हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, या जिसे हम बोल सकते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। देखो दोनों में एक चीज़ होती है, बेसिकली एक कॉइल होती है और यहाँ मैग्नेट होता है ना। तो ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है। यहाँ पे मैग्नेट उल्टा होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगी, जो कॉइल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल में टॉर्क लगेगा तो वो मूव करती है, और यहाँ पे मैग्नेट जो होंगे वो फिक्स होते हैं, मैग्नेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, मैग्नेट फिक्स रहेंगे। आपको इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वो भी पता है प्रिंसिपल, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट फिक्स होंगे तो इट एक्सपीरियंस द टॉर्क, और वो रोटेशनल इफेक्ट करती है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में क्या है, कॉइल होगी फिक्स स्टडी, और मैग्नेट आपके मूव करेंगे, ठीक है, मैग्नेट मूव करेंगे और यूनिफॉर्मली मूव करेंगे, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर इतनी बातें, डायग्राम देख सकते हो, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसको थोड़ी डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डिडक्शन निकाल के दिखाते हैं। देखो वी नो दैट फ्रॉम टेंजेंट लॉ से हम लोगों को पता है कि F जो होता है वो होता है H tan थीटा, फोर्स जो होता है वो होता है H tan थीटा, ये हम लोगों को पता है। जबकि हम ये भी जानते हैं कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर का जो फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ होता है μ0/4 2 NI/R, ये भी हमको पता है μ0/4 2 NI/R। देखो इसका एप्लीकेशन मतलब वर्किंग वैसी होगी, तुम्हें पता ही है कि हमने दो फील्ड लेनी है, मतलब मैग्नेट्स को मूव कराना है, कॉइल फिक्स रहेगी और मैग्नेट मूव कराते रहने हैं। एक स्टेडी स्टेट ऐसी आएगी कि कॉइल एक फिक्स एंगल या इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो H है, ठीक है। उसके बाद ये सारी कंडीशंस है, ठीक है। इसकी वर्किंग बहुत आसान है, जो टेंजेंट लॉ की है वही है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना डिटेल्स में। तो पहली चीज़ तो ये है, तो इक्वेटिंग फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को इक्वेट करते हैं। यहाँ से बच्चे हम पे है H tan थीटा और यहाँ से है μ0/4 2 NI/R, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दोनों को इक्वेट करेंगे और I के लिए लिख लेते हैं। I के लिए देखिए क्या आएगा, अगर हम I के लिए देखें तो हम पे आएगा H tan थीटा अपनी जगह है, ठीक है। I निकालने, H tan थीटा अपनी जगह है, 4πR ऊपर आया और μ0 2πN नीचे गया। I अपनी जगह है, H tan थीटा अपनी जगह है, 4πR ऊपर गया, μ0 2πN नीचे आया। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। तो आप पे बना क्या, आप पे कुछ ऐसी चीज़ बनी कि I की वैल्यू आ गई H tan थीटा, साथ में आप पे बचा 2R, साथ में आप बचा 2R और नीचे बना μ0 N, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इस 2R को ना ऐसे अपॉन में लिख लो, μ0 N/2R। क्या बुरा कर दिया, कुछ नहीं, 2R जाना ऊपर ही है पर मैं उसे नीचे ले आया, तो ये बना μ0 N/2R, ठीक है। और μ0 N/2R को एक हम नया कांस्टेंट बोल रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं G, H tan थीटा बाई G, ठीक है। तो जहाँ पे हमने क्या करा, इसे फर्स्ट इक्वेशन माना और μ0 N/2R को G लिख लिया, ठीक है। G इज़ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, याद रखना ये MCG के जैसे ही है। MCG में क्या आता है, NBA/K आता है, वैसे ही है ये, पर वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए है और ये मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर के लिए है। कितनी वैल्यू है, μ0 N/2R। देखो किसी गिवन कॉइल के लिए सारी चीज़ें फिक्स होंगी, μ0 फिक्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होंगे और R भी फिक्स होगा, ठीक है। यह है, तो I की वैल्यू क्या आई, I की वैल्यू आई H/G मल्टीप्लाई बाई tan थीटा, ठीक है। I की वैल्यू ये आई H/G मल्टीप्लाई बाई tan थीटा, ठीक है। और
एक काम करते हैं कि I/10 को कुछ ले लेते हैं, या H/g को भी कुछ बना लेते हैं। H/g को हम एक नई चीज़ बना लेते हैं जिसका नाम है k, नया कांस्टेंट, और इसे हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या चीज़ होती है अभी पता चलेगा। इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया, रिडक्शन फैक्टर। पहले क्या करा, μ0n/2r जो किसी कॉइल के लिए फिक्स है उसे g माना, तो g भी फिक्स है और h को भी हमने फिक्स मान लिया। देखो h भी तो फिक्स है, h क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और g भी एक तरह का क्या है? कांस्टेंट है। h और g दोनों ही कांस्टेंट है, बताए थे ना मैंने अभी जब वर्किंग बता रहा था। एक चीज़ तो फिक्स रखनी है, तो h जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसे फिक्स रख लेंगे। g तो है ही कांस्टेंट किसी कॉइल के लिए। h/g को k लिख लिया, तो I = कितना आ गया? k tan थीटा आ गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट I की वैल्यू कितनी आ गई? k tan थीटा। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर आपको पता चल गया। अब एक काम करते हैं, रिडक्शन फैक्टर की डेफिनेशन बनाते हैं। तो I = k tan थीटा आपको पता चल गया। ठीक है, μ0n/2r आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, g मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर के लिए I = k tan थीटा, ये हम पे है। अब देखो I = k tan थीटा में क्या करते हैं हम? पहली बात तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी k की, वो भी बता देता हूँ मैं। tan थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट ऑफ k एम्पियर ही होगी। पहली बात ये याद रखना है ना। थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, 1045 या कुछ भी रखोगे तो बनाएगा। डेफिनेशन बनाते हैं k की। डेफिनेशन ऑफ k की डेफिनेशन क्या है वो बनाई जाएगी अब। ठीक है, तो k की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है कि पुट थीटा = 45 डिग्री। थीटा को 45 रख देंगे, I की वैल्यू आएगी k tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो I k ही है। तो रिडक्शन फैक्टर की डेफिनेशन बनी कि रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, किसी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए रिडक्शन फैक्टर क्या चीज़ है? ठीक है, इज इक्वल टू द करंट रिक्वायर्ड टू पास, इज इक्वल टू, तुम्हारी यादें ताज़ा होगी कौन सी? 2π × 10⁻⁻7 वाली ना, जो फोर्स की 1 एम्पीयर की डेफिनेशन लिखी थी, तो वैसी है। रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द करंट रिक्वायर्ड टू पास, जो करंट हमें पास करना पड़ेगा, करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर वायर, थ्रू गैल्वेनोमीटर वायर, जिससे क्या बने? जिससे 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन बने। टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन बने कितने का? 45 डिग्री का। टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, ये चीज़ है। तो रिडक्शन फैक्टर आपको समझ में आ गया। रिडक्शन फैक्टर वो करंट है जो हमें गैल्वेनोमीटर वायर में पास कराना है ताकि डिफ्लेक्शन कितने का आए? 45 डिग्री का आए। क्लियर है इतनी बातें? बहुत बढ़िया। इसका और उसका फ़र्क आ गया ना। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर या डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या है? कॉइल स्टेशनरी रहेगी और मैग्नेट आपका क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम एक नई चीज़ देखेंगे, और नई चीज़ का नाम क्या है? नई चीज़ हम पढ़ना चाहेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है तो वो भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा, वो भी करंट लूप बनाएगा। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? क्या वहाँ पे भी जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है, या बोहर जो प्रिंसिपल होता है कि ऑर्बिट क्वांटाइज होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, mvr = nh/2π जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, क्या वो यहाँ लग सकता है मैग्नेटिक कंसेप्ट में? तो वो हमें देखना है। ठीक है, अब क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? बोहर मैग्नेटॉन के बारे में हमें समझना है कि ये क्या चीज़, क्या बला है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो सिंपली देखो, आपको भी पता है कि जो हमारा एटॉमिक सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू बोहर कंसेप्ट, तो देखो एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज कंटिन्यूस वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा,
और जो भी करंट प्रोड्यूस करता है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं NIA, है ना, या I/A, NIA। तो हर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से इन अ एटॉमिक सिस्टम, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट दैट कैन प्रोड्यूस करंट एंड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को कि एवरी रिवॉल्विंग क्या लिख रहा, एवरी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ atomic system, every revolving electron in a atomic system produce uniform current या करंट कैरिंग लूप, मतलब एक लूप के जैसे वो बिहेव करेगा या करंट प्रोड्यूस करेगा, लूप, एंड कैन प्रोड्यूस a magnetic dipole moment of its own, produce a magnetic dipole moment of its own, अपना वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है जिसको हम M=NIA बोलते हैं। ठीक है, N यहाँ पे हम पहला ऑर्बिट मानेंगे तो N को 1 मान लेंगे, है ना। तो हम स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करेंगे यहाँ, है ना, ग्राउंड स्टेट की, स्टेशनरी फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट की, है ना। आप इसे अभी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगाना, जैसे H हो गया, लिथियम 2+ हो गया, हीलियम प्लस हो गया, ऐसे में, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका बनेगा कितना, N तो 1 हो जाएगा तो I/A बनेगा। अब देखो इसे करते कैसे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, अब हमें बोहर मैग्नेट्रॉन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाएगा तो वो देखते हैं। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन तक पहुंचना है, कैसे पहुंचा जाएगा तो वो देखते हैं। बच्चों पहले कुछ कन्वेंशन याद कर लो। कन्वेंशन क्या है कि जैसे आपने ये लूप देखा ना, ये जो लूप था जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इसके कुछ कन्वेंशन होंगे। अगर मैं सामने से देखूं तो अगर मुझे सामने से ऊपर साउथ दिख रहा तो कोई पीछे से देखेगा उसे नॉर्थ दिखेगा, या साउथ मतलब कि अगर किसी को सामने से क्लॉकवाइज करंट फ्लो होते हुए दिख रहा तो बैक साइड बिहाइंड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब पोल की पोलैरिटीज़ आ जाएगी, आगे साउथ क्लॉकवाइज, पीछे नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कुछ कन्वेंशन होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि जैसे इफ़, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और जो मीजरिंग करंट होता है उनमें अपोजिट होता है। तो वही बात करना चाह रहा हूँ कि इफ़ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट का जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज दिखेगा। करंट का फ्लो कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से अपर फेस, ऊपर वाली फेस में क्लॉकवाइज है ना, अपर फेस में साउथ पोल दिखेगा और लोअर फेस जो है उसमें आपका नॉर्थ पोल दिखेगा। इसी का उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा तो करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अपर फेस में, क्योंकि ऊपर से ही देखना है, सबसे पहले ऊपर से ही नज़र पड़ेगी, और ऊपर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा आपको तो ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल और नीचे बनेगा साउथ पोल। लोअर फेस में क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। क्लियर है इतनी बातें? वेरी गुड, तेज बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आ गई, अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। फॉर द इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के लिए, फॉर द लव ऑफ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डेरिवेशन करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो भी करंट होता है, करंट जिसको हम स्मॉल आई लिख लेते हैं इस बार, करंट जो है वो होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, मतलब E/T होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, और अगर हम रोटेशनल सिस्टम देखें, अकॉर्डिंग टू रोटेशनल कंसेप्ट के हिसाब से ओमेगा जो होता है, ओमेगा यहाँ मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत शर्म की बात है कि फॉर्मूले भी सेम है, यूनिट भी सेम है, पर फिज़िकल कंसेप्ट अलग है।
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँगा, ओमेगा होता है पूरा सर्किल 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई ओमेगा। रोटेशनल कंसेप्ट के हिसाब से टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ डालो तो आई देखो क्या बना, ई बाई 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, तो आई की वैल्यू क्या आई, ई ओमेगा बाई 2 पाई आई। आई की वैल्यू कितनी आई, ई ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, ई ओमेगा बाई 2 पाई आई। बहुत बढ़िया। अब आप और क्या कर सकते हो, और ये कर सकते हो कि यहाँ पे अब क्या कंसेप्ट लगा सकते हो, आई आ गया ई ओमेगा बाई 2 पाई। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना, करंट इनटू एरिया। एरिया आपको पता है सर्किल है, ऑर्बिट तो सर्कुलर है ना, तो एरिया कितना होगा भाई, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब करंट की वैल्यू यहाँ से डालो, कितनी है, ई ओमेगा बाई 2 पाई। ये है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ना। एरिया तो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट था ना भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट था, तो हो गया पाई आर स्क्वायर। और आई की वैल्यू ई ओमेगा बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आई, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट में यहाँ खुश हो जाए नहीं। अब हम एक और काम करते हैं, बोहर थ्योरी का यूज़ करते हैं, जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी कि क्या था, क्वांटाइजेशन लगाएंगे फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, क्वांटाइजेशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट। जो स्टेशनरी ऑर्बिट था उसके क्वांटाइजेशन। सर हमने कब पढ़ा, केमिस्ट्री की यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में बोहर के बारे में, इस क्वांटाइजेशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई है, और आगे जाके एटम एंड न्यूक्लाई में भी पढ़ेंगे। तो बोहर ने बोला था कि mvr इज़ इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये उन्होंने बोला था। mvr क्या होता है, mvr होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, या और स्पेसिफिक हो जाएं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये। ठीक है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कितना होता है, अंडर रूट n+1 h बाई 2 पाई। ठीक है, h क्या है, h वही है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपको पता है, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है। ठीक है, और n क्या है, n है ऑर्बिट नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है ऑर्बिट नंबर। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी बच्चों हमने। एक और रोटेशनल का अगर कंसेप्ट पढ़ा है, तो रोटेशनल का एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा है हमने, क्या लिख लेना दोबारा, रोटेशनल कंसेप्ट कि लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स आर विच इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे डिस्टेंस आर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर अगर हम यहाँ डालें तो देखो m, r तो है ही, m है, r है, v की जगह कितना आ गया, ओमेगा आर आ गया, और यहाँ कितना है, NH बाई 2 पाई है। अगर हम इसे खोलें तो पे आएगा m ओमेगा आर स्क्वायर कितने के बराबर, NH बाई 2 पाई के। ठीक है, m ओमेगा आर स्क्वायर कितने के बराबर आया, NH बाई 2 पाई के। पूरी तरीके अभी फ्लो में चलो, पूरी तरीके से समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया है, फिर एक बार पूरा देखना। ठीक है, m ओमेगा आर स्क्वायर आया NH बाई 2 पाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये मिटाते हैं और अब ये देखते हैं कि अगर ये आ गया तो ओमेगा आर स्क्वायर कितना आया, NH बाई 2 पाई m, NH बाई 2 पाई m, ओमेगा आर स्क्वायर आया NH बाई 2 पाई m। ठीक है, ये है। तो आपको पता था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या आया, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये मैं सही बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट आपका आया ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करूँगा कि मैं ये ओमेगा आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, तो ओमेगा आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे।
तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट बना कितना, E/2 ऐसी है, ओमेगा आर स्क्वायर है, ओमेगा आर स्क्वायर आपका कितना है, NH/2πm है। तो आप पे एक नई चीज़ आई, NHE/4πm, और यही हमारा बोहर मैग्नेटॉन बनता है, ठीक है, NHE/4πm, ये हमारा बोहर मैग्नेटॉन बनता है आगे जाके, ठीक है। हमें बस यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट करना है म्यू बी सबसे छोटा पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, सबसे छोटा पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, ठीक है। म्यू बी इज़ द लीस्ट पॉसिबल